कोविड की चुनौती के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एक नए डायमेंशन और एक नई चुनौती के तौर पर उभर रही है और खास तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें तो एक सियासी भूचाल का भी सबब बनी हुई है, खास तौर पर पेगासस सॉफ्टवेयर के कारण, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसके सहारे गवर्नमेंट एजेंसीज ने ऑपोजिशन लीडर्स और सरकार के विरोधियों की जासूसी की गई है। उसमें व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, जो जो फेस टाइम्स हैं, वो तमाम चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, उसके सहारे जो है जासूसी की गई है। क्या है ये पूरा मामला? कैसे इस तरीके के सॉफ्टवेयर काम करते हैं? क्या है इसके अंदर वाकई में सत्यता है, या बहुत सारी बातें केवल सियासी तूफान का सबब बनी हुई हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एथिकल हैकर भी आप उन्हें कह सकते हैं, अमित दुबे। अमित जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि एनएसओ, ये जो इजरायली सॉफ्टवेयर कहा जा रहा है पेगासस, जिसके सहारे व्हाट्सएप कॉल्स, जिसे इनक्रिप्टेड कॉल्स माना जाता रहा इसके पहले तक, प्रिवेसी के लिहाज से लोग इसे सुरक्षित मानते रहे, उसमें भी सेंधमारी संभव है पेगासस के सहारे। तो इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरीके से समझाएंगे? ये कैसे काम करता है और क्या हमारे स्मार्टफोन्स इतने आसान हैं हैक करना, जिसके अंदर कोई भी एजेंसी किसी भी तरीके से सेंध लगा सकती है? और अगर ऐसा है तो फिर तो प्राइवेसी का कोई मतलब ही नहीं रहा। देखिए, ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है एक स्पाईवेयर होता है और इस तरह के कई सारे स्पाईवेयर प्रचलन में हैं। डार्क वेब पे भी मिलते हैं और कई सारी एजेंसी हैं जो ये बनाती हैं। पेगासस इसमें सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इसलिए माना जाता है क्योंकि जो इसका एक्सप्लॉयटेशन का तरीका है वो जीरो डेज वल्नरेबिलिटीज पर आधारित होता है। जीरो डेज क्या होती है? ऐसी फोन की ऐसी कमजोरियां जो आज तक फिक्स नहीं हुई, और हर हफ्ते चाहे वो एंड्रॉयड फोन हो चाहे वो आईफोन हो, उसकी कुछ ऐसी कमजोरियां प्रकाशित की जाती हैं, कई सारे फोरम्स में लाई जाती हैं। जब वो प्रकाशित होती है उससे पहले इन लोगों को पता होती, तो वो उसको एक्सप्लॉइट करके फोन हैक कर सकते हैं। आमतौर पर किसी भी एक जीरो डेज वल्नरेबिलिटीज की जो लाइफ साइकिल है वो 7 से 10 दिन ही होती है। मतलब इसके बाद फिर कुछ नया तरीका होगा फोन एक्सप्लॉइट करने का। इसलिए ये जो तरीके हैं ये बड़े महंगे बिकते हैं। और जो पेगासस है इस मामले में सबसे ज्यादा एडवांस इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने 2019 में भी, आपको याद हो, एक ऐसी वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई की थी जिससे आप मिस्ड कॉल करके भी फोन को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट कर सकते थे, हैक कर सकते थे। और वो मिस्ड कॉल आप व्हाट्सएप पर करते थे। तो व्हाट्सएप की एक कमजोरी थी जो इन्होंने एक्सप्लॉइट की, और ये 2016 से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और एक वॉइस मिस्ड कॉल करके आप फोन को कंप्लीटली हैक कर लेंगे और फोन का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। और इस हद तक कंट्रोल आपके पास आ जाएगा कि ये कहा जाता है कि जो ओनर है फोन का उससे भी ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप रिमोटली वो सब कुछ कर सकते हो जो एक ओनर कर सकता है। तो ये बड़ा खतरनाक स्पाईवेयर होता है। और इस तरह के और भी हैं तरीके। क्या क्या होते हैं? कई बार जैसे पेगासस के लिए भी जो तरीके यूज होते थे, ट्रेडिशनली उसमें एक लिंक भेजा जाता था और वो आप लिंक क्लिक करते थे तो आप कंप्लीटली एक्सप्लॉइट हो जाते थे। हाँ, वो लिंक वर्क तब करेगा जब आपके फोन में वो कमजोरी होगी। जैसे कि कोई भी कमजोरी जो iOS 13 में है, यदि वो 14 में फिक्स हो जाती है, 14.6 में फिक्स हो गई है, तो फिर वो फोन हैक नहीं होता। तो इसलिए जो कहा जाता है कि फोन का ओएस अपडेट करते रहना चाहिए, वही एक तरीका होता है इन सारे हैक से बचने के लिए। और ये हर हफ्ते एक नया रिलीज आता है, सिक्योरिटी पैचेस हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में एक बार आते हैं। इन कंपनीज का टारगेट होता है कि इससे पहले कि वो फिक्स हो उसको मार्केट करके एक्सप्लॉइट कर लिया जाए लोगों के फोन। पिछले जो ये रिपोर्ट निकाली एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इन्होंने क्या किया है कि 2019-20 के दौरान कई सारे लोगों के फोन एनालिसिस किए। इस रिपोर्ट में इन्होंने ये नहीं बताया कि वो फोन इन तक पहुंचाए गए या कैसे इन्होंने इन 40 लोगों को सिलेक्ट किया इंडिया के, या बाकी लोग कौन थे, या इसके अलावा भी किसी का फोन उन्होंने स्कैन किया था। ये डिटेल चुकी नहीं है, तो मैं उसमें अभी सीधे आपको नहीं जानकारी दे पाऊंगा। लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकली, जो मैंने रिपोर्ट देखी है, उसके हिसाब से इन्होंने 10 ऐसी कमजोरियां आईफोन की बताई हैं और कुछ एंड्रॉइड की भी, जो इन्होंने एक्सप्लॉइट हुई हैं उन फोन्स के अंदर जो इन्होंने स्कैन किए। इसमें काफी सारे पत्रकारों के फोन हैं, ब्यूरोक्रेट्स के फोन हैं, पॉलिटिशियंस के भी फोन हैं। और अभी वो लिस्ट आती जा रही है। अभी कुछ और नाम भी उन्होंने ऐड किए उसमें कि ये भी है। 50,000 के करीब कहते हैं कि इन्होंने फोन आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें कई सारे नॉर्मल लोग भी हों। सवाल यह है कि ये जो 10 वल्नरेबिलिटीज हैं ये अब फिक्स हो गई। ये सब 2019 और 20 की थी। तो जब ये फोन स्कैन किए गए हैं उस समय जरूर ये कमजोरियां रही होंगी और हो सकता है कि फोन एक्सप्लॉइट हुए हों, लेकिन इसकी सत्यता जब तक नहीं आंकी जा सकती जब तक वही फोन कोई दूसरी एजेंसी भी नहीं रिव्यू करती या स्कैन करती। होता क्या है कि जब भी ऐसे कोई प्रकरण हुए, 2019 में भी हुए, कई लोगों ने कहा कि मुझे मिस्ड कॉल आया, इसका मतलब मेरा फोन हैक हो गया।
और मैंने उनसे बोला कि क्या मैं आपका फोन स्कैन कर सकता हूँ या आप खुद कर लीजिए। एक एप्लीकेशन होती है लुकआउट करके, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उससे फोन स्कैन कीजिए, वो बता देगी आपके फोन में पेगासस है या नहीं है, और इसके अलावा भी कोई स्पाईवेयर है तो वो भी बता देगी। तो उनका जो रिएक्शन था लोगों का कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता, ना मैं एफआईआर करूंगा, ना मैं फोन स्कैन करूंगा, और मैं ब्लेम करूंगा कि मेरा फोन हैक कर लिया गया। तो ये जो तरीका होता है मेरे ख्याल से ये सवाल खड़े कर देता है सामने वाले के इंटेंशन पे कि ऐसा क्यों, आप क्यों नहीं एक कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना चाहते हैं। और यदि वाकई कोई है जो आपके पीछे पड़ा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट एजेंसी हो, क्योंकि ये अभी नहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि किसने किया, वो एट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हाँ ये ट्रेसेस मिल रहे हैं, वो ट्रेसेस किसने किए हैं वो तो जांच का विषय है। तो जब तक वो नहीं आप अलाउ करेंगे किसी एजेंसी को करने का, मेरे ख्याल से उसकी जड़ तक पहुंचना मुश्किल होता है। अमित जी, स्वाभाविक सी बात है, फोन कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं देता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि आपका फोन एक तरीके से आपका निजी एक्सटेंशन की तरह से होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी निजता से जुड़ी हुई होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोगों की हिचक उसको लेके होती है, लेकिन इस चीज की आशंका, इस चीज के सवाल हर व्यक्ति के मन में होते हैं कि कहीं उसका फोन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, क्योंकि कई बार इस तरीके की आशंकाएं आपको लगती हैं। बहुत सारी ब्रोकन लिंक्स होती हैं, कई वेबसाइट्स आप खोलते हैं तो उस पर लिखा होता है कि इससे अगर आगे आप जाते हैं तो आपका पासवर्ड्स, आपके डिटेल, सारी चीजें जा सकती हैं, क्या फिर भी आप आगे जाना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को परमिशंस की भी बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन आपने जिस चीज का जिक्र किया कि एक सामान्य सॉफ्टवेयर है जिसको सहारे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में पेगासस जैसा मैलवेयर या स्पाईवेयर है या नहीं है, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं वो काम करते हैं, जो एंटी स्पाईवेयर हैं, और क्या ये सुरक्षित है या इनको लेकर भी सवाल है? देखिए, पहले तो पेगासस का तरीका काम करने का समझते हैं। कोई भी ऐसा स्पाईवेयर एक कंटिन्यूअस कनेक्शन बना देता है आपके बीच में और एक सर्वर के बीच में, बिना सर्वर के काम नहीं करते, क्योंकि इनको डेटा किसी को भेजना है। कोई कंट्रोल, कोई मास्टर कंट्रोल सर्वर होगा जहां से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, और वो सर्वर सारे इंडिया से बाहर होते हैं। जैसे पेगासस के केस में जो 90% सर्वर हैं इनके, वो यूएस में है या जर्मनी में है या नीदरलैंड में, यही जो 3 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई अभी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रिपोर्ट दी है कि ये सर्वर्स हैं जो जिनके ट्रेसेस मिले, जो ये फोन से कनेक्टेड थे। तो ये एक बेसिक बिहेवियर है जो आइडेंटिफाई किया जाता है। यदि आपके फोन में ऐसा कोई कनेक्शन पाया जाता है जो नॉर्मल फेसबुक या जो भी दूसरी सर्विसेज आप ले रहे हो उनके सर्वर के अलावा किसी सर्वर से कनेक्टेड है, तो डाउट होता है, और फिर उस सर्वर की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि ये किसका है, किस पर्पस के लिए है। फिर वो जीरो डाउन करके हम पता करते हैं कि अरे ये पेगासस है या कोई दूसरा स्पाईवेयर है। तो इस केस में भी जो एंटीवायरस या इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, वो यही पता करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी वक्त आपके फोन में कितने कनेक्शन बने हुए हैं, वो कनेक्शन किस सर्वर से हैं, उन सर्वर की क्या आइडेंटिफिकेशन है। यदि वो पता कर लेते हैं तो वो एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। इसको आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। होता क्या है कि जब एक्सप्लॉइट हो जाता है फोन, तब ये बिहेवियर है। एक्सप्लॉइट कैसे हुआ, इसके लिए फोरेंसिक एनालिसिस की जरूरत है कि वो आपको एक लिंक भेजा गया था या आपको एक ईमेल, इमेज के थ्रू भेजा गया, क्योंकि इसमें आईफोन की जो इमेज एप्लीकेशन है वो भी वल्नरेबल थी 2020 में, उसके थ्रू भी फोन एक्सप्लॉइट हुए हैं। म्यूजिक फाइल्स के थ्रू भी फोन एक्सप्लॉइट हुए हैं, और रीडायरेक्शन के थ्रू भी हुए हैं कि आपने एक याहू का पेज खोला पर वो बिकॉज आपके नेटवर्क में एक ऑलरेडी पेनिट्रेशन हो चुका है, तो आपका वो रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी ऐसी वेबसाइट पर, और वो अचानक से रीडायरेक्ट होगा। आपको लगेगा ये अचानक से मैं किस वेबसाइट पे पहुंच गया, और वो रिडायरेक्शन से आप जहां पहुंचोगे उस वेबसाइट पर मेलवेयर है। तो जब वो आपके ब्राउजर में खुलेगा तो वो प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये कई सारे तरीके हैं, जो 10 कमजोरियां एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताई, उनमें से ये कुछ प्रोमिनेंट है। आई मैसेज के थ्रू भी सिर्फ आपको एक आई मैसेज आएगा आईफोन पर, और आप उसको खोलोगे भी नहीं, आपको सिर्फ डिलीवर हुआ है और आपका फोन एक्सप्लॉइट हो जाएगा। तो इस हद तक सोफिस्टिकेटेड अटैक वेक्टर्स तैयार किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब एक्सप्लॉइट हो जाता है तब बिहेवियर ये है कि आपका एक कनेक्शन बन गया सर्वर से। अब वही एक तरीका है जो हमें बता सकता है कि आपका फोन ऑलरेडी हैक्ड है और डेटा कहीं बाहर जा रहा है। ये आप और भी तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, जिसमें कि आप अपने फोन को यदि लैपटॉप से कनेक्ट करें, और यदि आपका एंड्रॉइड फोन है तो एक एडीबी डिबगर करके टूल आता है जो ओपन सोर्स टूल ही है, आप उसको अपने फोन पे इंस्टॉल कर लें, और आप उस फोन से आपके फोन में यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, तभी आप वो कमांड दे पाएंगे। और उसके बाद सिर्फ आप एक नेट स्टेट कमांड होता है जिससे वो ये बता देता है कि आपके फोन में इस समय कितने कनेक्शन बने हुए। तो बहुत सारी चीजें, बहुत टेक्निकल
अमित जी, आपकी बहुत सारी बातें बहुत टेक्निकल हैं। ये सामान्य व्यूअर के लिए, चूंकि हो सकता है मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक आम व्यूअर जो हमारी इस बातचीत को देख रहा है, वो ये कैसे जान सकता है कि क्या उसका फोन कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, क्या तरीका हो सकता है? तो अगर आप कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके हमें बता सकें, जिससे कि एक व्यक्ति के लिए समझना आसान हो कि अगर समस्या है तो कैसे वो आ सकती है और कैसे उसका निदान हो सकता है और कैसे उसको सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि बहुत बड़े लोग भी अगर इस्तेमाल करते हैं, फोन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ये सब चीजें नहीं पता होती हैं, और वो फोन को इस्तेमाल, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी इमेजेस आती हैं, बहुत सारी लिंक्स आती हैं, और व्यक्ति का जितना बड़ा सोशल नेटवर्क होता है उतनी ज्यादा इन्फ्लक्स उसके व्हाट्सएप में होता है। देखिए, कुछ चीजें जो आप प्रोएक्टिवली कर सकते हैं और कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पहली चीज कि यदि आपको कोई लिंक आता है तो आप उसको एक बार virustotal.com पर स्कैन कर लीजिए। virustotal.com फ्री वेबसाइट है, कैस्परस्की का टूल है, आप उस पर डाल दीजिए, वो आपको बता देगा कि इसके अंदर कोई मेलवेयर है, या यदि मेलवेयर है तो किस तरीके का है, कहाँ कहाँ ये यूज हो चुका है। इसके अलावा एक और टूल है जो इंडियन कंपनी है, पाइलाइट करके, वो बहुत इफेक्टिव टूल है। वो वायरसटोटल से भी बेटर लगता है मुझे, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे मेलवेयर आइडेंटिफाई किए हैं जो वायरसटोटल नहीं करता। तो आप पाइलाइट मोबाइल ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लें अपने फोन में, और कोई भी लिंक, कोई भी वेबसाइट का लिंक आपको आता है, आप उस पर डालेंगे, वो आपको बता देगा कि ये मेलवेयर है और इसके अंदर किस तरह का एक्सप्लॉइट हो सकता था। तो ये दो तो चीजें आप प्रोएक्टिवली कर सकते हैं कि भी कोई लिंक आता है या कोई भी मैसेज आता है और उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये मैलिशियस हो सकता है, तो उसको एक बार स्कैन कर लें। और यदि आपको ये चेक करना है कि आपका फोन ऑलरेडी एक्सप्लॉइट हो चुका है और आप खतरे में हैं, तो उसके लिए लुकआउट करके एक एप्लीकेशन है, और लुकआउट एप्लीकेशन आप अपने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है। आप उसको उससे स्कैन करेंगे। लुकआउट ही वो पहली कंपनी थी जिसने पेगासस आइडेंटिफाई किया था, तो इसलिए लुकआउट हमेशा थोड़ा सा आगे रहता है बाकी उससे, इसलिए मैं उसको उसका नाम ले रहा हूँ। बाकी कई बार और भी दूसरी एंटीवायरसेस हैं, वो भी इफेक्टिवली ट्रेस कर सकते हैं। पेगासस एक खास तरह का चूंकि मेलवेयर है, और वो जैसा मैंने कहा कि वो 0 days यूज करता है, तो उतनी तेजी से एंटीवायरसेस अपडेट नहीं होते, तो संभावना है कि लुकआउट के अलावा जो एंटीवायरसेस है वो शायद उसको इग्नोर भी कर दें, और आपके फोन में ऑलरेडी एंटीवायरस है तब भी आप हैक हो चुके हैं, ये भी संभावना है। तो एक तो आप लुकआउट इंस्टॉल करें, स्कैन करें, आपको पता पड़ जाएगा। मान लो आप नहीं उससे सेटिस्फाइड हैं, और ये भी संभावना है कि लुकआउट को भी बाईपास कर दे पेगासस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर हफ्ते अपडेट कर रहे हैं अपने अटैक वेक्टर्स, और यदि आप उस रेंज में है जहां जो फिक्स नहीं हुआ, तो फिर एक मैनुअल तरीका होता है जिसके लिए आपको एक साइबर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। और वैसे मैं आपको समझा सकता हूँ एक सिंपल वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि वो टूल्स वगैरह यूज करने होते हैं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यदि आप मुझे शेयरिंग राइट मेरे पास है तो मैं स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो के थ्रू ये दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, और ये आप देखेंगे कि ये पाइलाइट एप्लीकेशन के थ्रू ही बनाया गया है। सबसे पहले आप गए अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन इनेबल कर लिया। ये देखिए यहाँ पर यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन कैसे इनेबल होता है ये दिखाया गया। तो ये आपके सेटिंग्स के अंदर यूएसबी डिबगर जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन ये आपने इनेबल किया हुआ है, तो ये इनेबल हो गया यहाँ पर। इसके बाद इसको आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और एडीबी डिबगर इंस्टॉल करके ये कमांड मोड में आ जाते हैं और एक कमांड चलाते हैं जो नेटस्टैट कमांड है, जो यहाँ ऊपर चलाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये कमांड है। और उसके बाद ये आपको सारे आईपी निकाल के देता है जो इस समय आपके उससे कनेक्टेड हैं, मोबाइल से सर्वर जो भी आपके मोबाइल से कनेक्टेड है उनके आईपी। यहाँ पर मैं खास तौर से यानी मेरे मोबाइल फोन के अंदर, जी हाँ, यानी मेरे मोबाइल फोन के अंदर जितने एप्लीकेशंस मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, वो एप्लीकेशन किन किन सर्वर्स से जुड़े हुए हैं, वो कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, वो किन किन सर्वर्स पे है, ये उन्हें स्कैन करके बता देता है और मुझे एक जानकारी मिल जाती है कि कौन से सर्वर से मेरा फोन कहां कहां कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे इस केस में आप देखेंगे कि मैंने अब जो आईपी मिलेंगे वो कैसे चेक करें कि आईपी है किसका, ये फेसबुक का है, गूगल का है, व्हाट्सएप का है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वो है iplocation.net, और यहाँ पर आप कोई भी आईपी एड्रेस डालेंगे, चाहे वो IPv4 हो चाहे वो IPv6 हो। एक्चुअली दो तरह के आईपी होते हैं, एक तो वो डॉटेड डेसिमल में आपने ध्यान दिया हो 192.168.x.x, और एक थोड़ा सा इस तरह का होता है, जैसे ये आईपी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये बड़ा अजीब से नंबर्स होते हैं। तो आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और अल्फा न्यूमेरिक, और उस वेबसाइट पर जाकर आप यदि वो आईपी डालेंगे तो आपको बता देगा कि आईपी किस सर्विस प्रोवाइडर का है। और यदि जब आप उनमें से, क्योंकि नॉर्मली 8 या 10 आईपी एड्रेसेस ही होंगे एक बार में जो आपके फोन से कनेक्टेड होंगे, यदि आप मैनुअली चेक करेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ, इसमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो ऐसी किसी सर्विस प्रोवाइडर से है जिसको मैं जानता भी नहीं।
तो आप यहाँ देखिए, मैं एक एक करके वहां से आईपी उठाऊंगा और इस वेबसाइट पर डाल लूंगा, और इस स्क्रीन के थ्रू आप समझ पाएंगे कि कैसे आप या कोई नॉर्मल टेक्निकल आदमी कर सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है, लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए। यहाँ से मैंने आईपी उठाया, ये एक IPv6 है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया जो IP location.net पर, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये लुकअप टेबल में नीचे मुझे बता देगा कि IP किस सर्विस प्रोवाइडर का है। तो इसने जैसे इस केस में बता दिया कि ये गूगल का है, तो आई एम ओके विद दैट, चलो गूगल के सर्वर से। फिर मैंने दूसरा उठाया, ये जितने IPv6 वाले मैं वो एक एक करके चेक कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरा वाला कॉपी किया यहाँ से, और ये आपको पूरा IP कोलन से पहले सारी डिजिट आपको कॉपी करनी होती है। ये मैंने दूसरा IP उठाया जो मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो आप नीचे टेबल में देखेंगे बता देगा कि ये किसका है, और ये फेसबुक का है। तो ये जो फेसबुक इज ओके, बिकॉज मुझे पता है कि मैं व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रहा हूँ। इस तरह से आप एक एक करके सारे IP चेक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है वो ये एप्लीकेशन है पाइलाइट। यहाँ पर आप कोई भी लिंक डालेंगे तो ये आपको बता देता है कि वो लिंक मेलवेयर है उसमें या नहीं। जैसे इस केस में उसने बता दिया कि ग्रेड ऐप सिक्योरिटी है इसकी, इसका मतलब इसके अंदर मेलवेयर है, और किस तरह के थ्रेट हैं वो भी आप नीचे देख लेंगे। तो ये दो तरीके हैं जो बड़ी आसानी से कोई छोटा सा टेक्निकल बंदा हो, आजकल बच्चे भी इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से वो खुद भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके लिए काफी आसान लग रहा होगा। आमतौर पर लोग इस तरीके की प्रोसेस भी काफी कम्बरसम, क्योंकि फोन का इस्तेमाल जैसे उन्होंने शुरू किया तो उसके जो बेसिक एप्लीकेशन थे वहां से उन्होंने शुरुआत की थी कि हम फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं और फोन आ सकता है, या हम फोन पर बात या मैसेज कर सकते हैं। ये चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका। तो आप एक और चीज चेक कर लें, हर बार शायद ये नहीं होगा, लेकिन बहुत संभावना है कि आप अपना यदि नेटवर्क ऑफ कर दें, आप वाईफाई भी ऑफ कर दें और मोबाइल, और थोड़ी देर बाद आप देखें कि आपका वाईफाई ऑन हो गया अपने, या आपका मोबाइल नेटवर्क इनेबल हो गया। यदि ऐसा हो रहा है तो इस आपके फोन में फिर स्पाईवेयर है, क्योंकि आपने मैन्युअली नहीं किया है और कोई एप्लीकेशन अंदर है जो पीरियडिकली उसको फोर्सिबली ऑन कर रही है ताकि उसको डेटा भेजने में नेटवर्क मिल जाए। तो वो एक बिहेवियर कोई भी चेक कर सकता है। अपने फोन को कई बार ऑफ करके थोड़ी देर रख लें। आपने बहुत अच्छी बात की अमित जी। मैं एग्जैक्टली आपसे यही जानना चाहता था कि क्या वो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे किसी बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, उसी तरीके से पेगासिस के क्या लक्षण है, कैसे पता लगाया जाए कि आपके मेरे किसी के भी फोन में पेगासिस या इस तरीके का सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो जो फिजिकल लक्षण है ये तो आपने बताया, एनाटॉमिकल लक्षण ये, लेकिन जो उसके फिजिकल लक्षण है, जैसे आपने कहा कि अपने आप यदि नेटवर्क ऑन हो रहा है या कनेक्टिविटी ऑन हो रही है, इस तरीके की और क्या चीजें होती हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है या आशंका की जा सकती है कि कहीं इसमें कोई स्पाईवेयर या मैलवेयर तो नहीं है? देखिए, एक और तरीका है कि आपके एंड्रॉयड के केस में भी सेटिंग्स में आपको एक प्रोविजन मिलता है कि कितना डेटा आप यूज कर रहे हो, वो आप देख पाते हो अंदर जाके कि आपने कितने जीबी किस दिन यूज किया। आप इवन रेगुलेट भी कर सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन आती है जो आप लिमिट कर देते हो कि आप इससे ज्यादा नहीं यूज करना चाहते, चाहे वो ड्यूरेशन के हिसाब से या बैंडविड्थ के हिसाब से। अब आप क्या कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए अपना फोन यूज मत कीजिए, भले ही उसमें एप्लीकेशन चल रही है, और वो उसका उस पीरियड में देखिए कि डेटा कितना यूज हुआ। यदि वो डेटा सिग्निफिकेंट है, मतलब करीब 50 MB से 100 MB के बीच में आता है, तो आपके फोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो डेटा बाहर भेजे। क्योंकि जो नॉर्मली एप्लीकेशन है वो हैंड शेकिंग में इतना डेटा यूज नहीं करती। जैसे यदि आपका डिफॉल्ट चल भी रहा है और आपने व्हाट्सएप पे नॉर्मली डाउनलोड ऑप्शन डिसेबल कर, ऑटो डाउनलोड डिसेबल कर दीजिए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रही है और उस वजह से डेटा कंजम्पशन बढ़ जाए। तो ये कुछ करके आप मतलब एक सिंपल तरीके से भी देख सकते हैं कि अरे मेरा डेटा इतना क्यों यूज हुआ इस पीरियड में, ये आधे घंटे में अचानक से 200 MB या 150 MB यूज हुआ। इसका मतलब है कि कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही है जो मेरा डेटा बाहर भेज रही है। क्योंकि यही कारण है पेगासस का। पेगासस कर क्या रहा है, या कोई भी ऐसा स्पाईवेयर आपका डेटा कहीं बाहर भेजेगा और मुझे उसी से उसको पकड़ना है। तो चाहे वो, जैसा कि मैंने कहा कि आप नेटवर्क इनेबल देख लें कि नेटवर्क फोर्सिबली तो इनेबल नहीं हो रहा, और दूसरा बैंडविड्थ कितना कंज्यूम हो रही है, आपका डेटा कितना यूज हो रहा है। यही दो तरीके जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी चेक करके पता कर सकते हैं। अमित जी, आपने शुरुआत में बताया कि पेगासस जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या इस तरीके के जो स्पाईवेयर्स हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये आपके फोन को आपसे ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मैं एक लेमन टर्म्स में आपसे पूछना चाहूं कि मेरे फोन में जो सारा कंट्रोल होता है वो मैन्युअली होता है, या मैं उसे कंट्रोल करता हूं, या कुछ जो परमिशंस मैं अलाउ करता हूं एप्लीकेशंस को उनके जरिए होता है, लेकिन पेगासस जैसे स्पाईवेयर अगर ऑटो मोड पे मेरे फोन को हाईजैक कर लेते हैं तो वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति का फोन जो अगर उसमें पेगासस इन्फेक्टेड है वो, तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, रेड टूल होता है ये, रिमोट एक्सेस टूल। तो आप रिमोटली कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, फाइल सारी कॉपी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस देख सकते हैं,
व्हाट्सएप मैसेजेस आप डिलीट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप कॉल्स भी सुन सकते हैं। तो इस हद तक आपका कंट्रोल चला जाता है। नॉर्मल कॉल तो सुन ही सकते हैं वो लोग, और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो जैसा मैंने कहा कि जो आप अपने फोन में कर रहे हैं वो हर चीज एक थर्ड पार्टी पर्सन बाहर से कर सकता है, और ये इस वजह से ये बड़ा खतरनाक मेलवेयर माना जाता है। ये जो आरोप लग रहे हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज, अगर एनएसओ को भी देखें जिसने पेगासस बनाया, उसका भी कहना है कि हम गवर्नमेंट एजेंसीज की मदद करते हैं खास तौर पर क्राइम ट्रैकिंग के लिए। क्या इस तरीके के मैलवेयर या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या स्पाईवेयर का इस्तेमाल जो नेशनल इंटरेस्ट या सिक्योरिटी टूल्स में भी होता है, या ये एक डबल एजेड सॉर्ड है, ये एक टूल है, इसका कोई सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है? देखिए, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि इस तरह के टूल्स के बिना आप टेररिस्ट या किसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच ही नहीं सकते। आजकल हर जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करती हैं। उनका कोई एक सिम्टम आपको दिख रहा होता है और उस बेस पर आपको उन तक पहुंचना होता है। तो मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से या जो कॉमन पब्लिक है उसकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यही एक तरीका बचता है कि आप ऑफेंसिव तरीके यूज करें जिसमें स्पाईवेयर यूज होते हैं, और ये प्रॉपर परमिशन के साथ होते हैं। इसके लिए एक हिरार्कियल अप्रूवल प्रोसेस है जिसके थ्रू जब तक आप वो नहीं करेंगे आप किसी के ऊपर ये ट्राई नहीं कर सकते। मैं डिफेंस की बात नहीं कर सकता कि वो चीज़ें ओपन नहीं होती हैं, पर जितना भी लॉ एनफोर्समेंट है, जितना पुलिस और एजेंसीज हैं, ये तो एक प्रोसेस फॉलो करके ही वो चीज़ यूज करेंगे। और पेगासस करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि ये इस बारे में नहीं बात कर रहा, पर ऐसे बहुत सारे टूल तरीके होते हैं जो पूरी तरह फोन हैक ना करें, पर कम से कम ये बता दें कि सामने वाला फोन पर क्या क्या करता है, या फोन पर उसकी लोकेशन क्या है, या फोन का एक्टिविटी लिस्ट मिल जाए मुझे एक दिन का। ये कुछ तरीके हैं जो आप एक लिंक भेजकर या कॉल करके उसको पता करते हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं। और ये बहुत जरूरी है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, क्योंकि यदि ये नहीं होंगे तो आज की डेट में आप फिर लॉ एनफोर्समेंट से कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते। आप सोचें कि आप उनको जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं उसी तरीके से वो क्रिमिनल को पकड़ पाए, तो वो संभव आज की डेट में नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल बहुत स्मार्ट है। तो हमें ये समझना होगा कि ये जो टूल्स हैं ये पावर है। जो पहले मुखबिरी के थ्रू चीजें होती थी या जो मैनुअल तरीके थे, अब वो इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि क्रिमिनल आपके एरिया में होता ही नहीं है, क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है। तो आपको कैसे उसके बारे में पता पड़ेगा? सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू पता पड़ेगा, और वो एक आपको विंडो दे रहा है बहुत लिमिटेड। वो कह रहा है कि मैं इसी समय सिर्फ ऑनलाइन आऊंगा या इसी समय मैं फेसबुक पे आपको धमकी देके भाग जाऊंगा। तो आपके लिए फिर और कोई तरीका नहीं बचता, सिर्फ यही टूल्स होते हैं जिसके थ्रू उसको। और बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल वो करते हैं जिसको मास्किंग कहा जाता है या जिसको फायरवॉल कहा जाता है, जिससे कि आप चाह के भी उन्हें ट्रैक न कर सकें। तो इसके लिए इन टूल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे तत्वों के लिए तो इनका इस्तेमाल हो, लेकिन लोगों के मन में जो आशंकाएं होती हैं, जो प्रिवेसी लॉज हैं, वो भारत के प्रिवेसी लॉज में या डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं, जो प्राइवेसी के साथ साथ भारतीयों को उनके डेटा के प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करें, ये सारी प्रोसेस अभी भी अधूरी है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी भी जो है ड्राफ्ट की स्थिति में है, संसद के अंदर अभी भी उसके ऊपर चर्चा होनी है और उस पर डिसीजन होना है। इसके अलावा जो इंडिया की नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी कैबिनेट अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। तो ऐसे में जबकि आपकी प्रोसेसेस अधूरी हो, चुनौतियां बढ़ती जा रही हो, ऐसे में एक आम आदमी अपनी डेटा को, अपनी प्राइवेसी को लेके, दोनों को लेके कितना सुरक्षित और आश्वस्त हो सकता है? देखिए, डेटा प्राइवेसी बिल भी एक कारण हो सकता है कि इस तरह की चीजें प्रकाश में आ रही हैं, क्योंकि ये जिस दिन ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निकाला है, रिवील किया है, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक लगता है मुझे। संडे को ये चीज आती है, मंडे से पार्लियामेंट सेशन था, और कई सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कंपनीज के, जो जितने भी इंटरमीडियरीज हैं वो ऑलरेडी कॉर्नर्ड है, क्योंकि उनको कुछ आईटी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, वो भी अभी तक कंप्लायंस पूरा हुआ नहीं है। उस वजह से अभी ये डेटा प्राइवेसी बिल आ जाएगा तो उनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अचानक से उनको यहाँ पे डेटा सेंटर्स लेने पड़ेंगे, डेटा मूवमेंट होगा, डेटा माइग्रेशन होगा, नए लोग हायर होंगे, फिर सिक्योरिटी प्रोविजंस करने हैं, फिर असेसमेंट होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी असेसमेंट, ऐसे डेटा मूव नहीं हो सकता, और फिर कंप्लायंस। तो आप देखिए कि एक डेटा प्राइवेसी बिल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा देगा इन कंपनीज से। वो शायद उससे अभी बचना चाहती हैं बिकॉज ऑफ वैलिड रीजंस कि भाई पेंडेमिक है और ये है, और भी रीजंस हो सकते हैं, तो वो उसको डिले करने के प्रयास में ये जो तरीके हैं इस्तेमाल करते हैं कंपनी इंटरनेशनली गवर्नमेंट को कॉर्नर करने के लिए। पर आप ये देखिए कि ये जो डेटा प्राइवेसी बिल भी है ये भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही है, और जो आईटी गाइडलाइंस थी वो भी पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही थी इवेंचुअली। हाँ, लेकिन उससे गवर्नमेंट को भी पावर्स मिलती है, गवर्नमेंट को भी एक, क्योंकि अभी डेटा बाहर होता है, कोई भी रिक्वेस्ट यूएस में जाती है तो यूएस के लॉज फॉलो होते हैं,
और उस वजह से डिले होता है। एक बार वो यहाँ आ जाएगा तो ना सिर्फ पब्लिक को, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में, पता करने में। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट अभी अचानक क्यों आई। 2019-20 के आसपास का ये डेटा था, इसके पहले भी ये रिपोर्ट आ चुकी थी। ये टुकड़ों टुकड़ों में रिपोर्ट आ रही है, लेकिन एंड पार्लियामेंट सेशन के पहले इस तरीके के डेटा का आना, इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। आपने भी इस चीज को लेकर सवाल उठाया है। इसकी आशंका कितनी गंभीर हो सकती है कि इसके पीछे दरअसल कुछ जो लीगल करेक्शन या जो लेजिस्लेटिव करेक्शन मूव्स हैं, उनको स्टॉल करने की कोशिश क्या आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, वो अभी नेक्स्ट वीक में समझ में आ जाएगा कि जो मेरा अंदेशा है कि अभी आप कुछ ऐसा डेटा देखेंगे जो लीक डेटा होगा, जो चैट्स होंगी इन्हीं 40 पत्रकारों की या और लोगों की, उनकी रिकॉर्डिंग्स होंगी और वो बाहर आएंगी और वो उसको ऐसे दिखाया जाएगा, देखिए ये गवर्नमेंट ने स्नूप किया था, डेटा मार्केट में आ गया। तो यदि ऐसा होने लगे तो आप समझ जाइए कि उनका पर्पस क्या है, क्योंकि नॉर्मली ये डेटा अदरवाइज बाहर नहीं आ सकता। मैं संभावना जता रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से टाइमिंग है और कॉर्नर किया गया है, ये संभावना यदि होती है तो अपने आप ये चीज उनके इंटरेस्ट या उनके जो इंटेंशन है उस पर डाउट क्रिएट करती है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके के जो टूल्स हैं, ये आम लोगों को भी आगाह करते हैं कि उन्हें किस तरीके से फोन यूसेज में सावधानी रखने की जरूरत है और साइबर सिक्योरिटी जो बिहेवियर है उसमें भी एक सुधार करने की जरूरत है। निश्चित रूप से पेगासस का ये जो पूरा विवाद है, ये बहुत सारे डायमेंशंस को सामने लाता है। स्वाभाविक रूप से विपक्ष के सवाल हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारे स्पष्टीकरण हैं, इसके अलावा आम लोगों के मन में भी इस चीज को लेके चिंताएं और जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं कि क्या हमारा डेटा सुरक्षित है। अगर इस तरीके से लोगों के मन में जो एक आशंकाएं हैं कि इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल होता है, क्या उनके डेटा का इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे फिशिंग के मामले सामने आए हैं कोविड के दौरान में, और ब्लैकमेलिंग के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन तमाम सवालों और तमाम आशंकाओं के बीच में उम्मीद की जानी चाहिए कि सुधार के जो मेजर्स आएंगे वो दोनों ही लिहाज से कारगर होंगे। वो जहां चेक्स एंड बैलेंसेस को मजबूत करेंगे कि अपराधियों के खिलाफ तो इस तरीके के टूल्स एंड जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल हो, लेकिन आम लोग सुरक्षित हो सके और उनके ग्रीवेंस रिड्रेसल की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आशंकाएं जो हैं वो दूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही उम्मीद करता हूं और चीजें और क्लियर होंगी अगले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।